Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput and यूपीएससी एंड पीएससी की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है बायोलॉजी लाइफ साइंस मेरी पहली सब्जेक्ट थी, जो कि हम लोगों ने सेल स्टार्ट किया था, प्रोकैरियोट को समझा और प्लांट सेल एनिमल सेल को समझा पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं को समझा, प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को समझा, जिसमें मैंने मीजोकैरियोटिक की बात की थी। इनके बीच वाले, इनके बीच की सेतु है वो, है ना, इनके बीच की सेतु है, कनेक्टिंग लिंक टाइप की है, जैसे वायरस में मैंने बताया था ना, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की सेतु। उसी तरीके से तो मीजोकैरियोट्स मैंने स्पेशली रखा है अलग से, उसको मैंने शॉर्ट्स वीडियो में, जो मेरी छोटी वीडियो आ रही है 10 मिनट 15 मिनट की, मैंने उसमें सोचा है बताने के लिए, बिकॉज मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जो यूपीएससी में, मेंस में या आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या उसके प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं पीटी के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मीजोकैरियोट से रिलेटेड। और मीजोकैरियोट्स के जो एग्जांपल है मैं आपको थोड़ा बता दूं, प्रोटिस्टा जगत में आती है। प्रोटिस्टा जगत आपने सुना होगा, उस जगत का मैं एक जीव लूंगा और उसका एग्जाम्पल दे के मैं एक अप्लाइड, मैं साइंस का यूज करूंगा, बायोलॉजी एज ए अप्लाइड साइंस, कैसे हम मिमिक कर सकते हैं और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं मीजोकैरियोट्स को अपनी सुविधा के लिए, ठीक है ना, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए। तो जैसे कि आपने जाना होगा, आर्टिफिशियल सन चाइना ने भेजा है, ठीक है, और मून की बात चल रही है। तो आपको पता है स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है ना, वहां पे करने के लिए मैं उसको साइंस टेक में डील करूंगा कि वो एक्चुअली आर्टिफिशियल सन, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि वो सन है क्या। नहीं नहीं, वो एक तरीके से ग्लासेज हैं, एक्चुअली ग्लास है, एंगल पे फिक्स किए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा वो जब समय आएगा, जब साइंस टेक में आऊंगा। बट कहीं ना कहीं आपको मैं एक अल्टरनेट सॉल्यूशन बताने वाला हूं मीजोकैरियोट से रिलेटेड, उसकी रिसर्च में आपको बताऊंगा। बस जितना आपके एग्जाम में आपको जानना जरूरी है ना, एज ए करंट अफेयर और एज ए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ताकि आप एग्जाम में इसका अल्टरनेटिव भी लिख पाए आर्टिफिशियल सन का। तो जो लोग इस क्लास में नए हैं, मैं पहले बता दूं, आई एम विनय राजपूत एंड मेरी यूपीएससी की 2 सब्जेक्ट में लेके साथ में चल रहा हूं। मैं टोटल सब्जेक्ट कवर करूंगा यूपीएससी का एंड पीएससी का। जो कॉमन है वो तो चल रहे हैं, आपको पता है पीएससी और यूपीएससी के कॉमन सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो मैं उस तरीके से डिजाइन करके चल रहा हूं, आपको बताता जाता हूं। और बायोलॉजी चल रही है, ज्योग्राफी क्या कहते हैं, साइंस टेक स्टार्ट कर दिया हूं। अगली क्लास जो आएगी, आपकी अगली लेक्चर आएगी, वो एनर्जी पे आएगी। आप लोग फ्री माइंड करके थोड़ा फ्रेश होके बैठना मेरी लेक्चर देखने के लिए। एनर्जी की वो टोटली डिफरेंट होगी। आपने देखा जो मेरी 2 लेक्चर गई है इंट्रोडक्शन पे, मैंने कोशिश किया कि कम से कम समय में आपको बताऊं। कुछ फिलोसफिकल व्यू मैंने बताई, रेस यस मैं आपको फिलोसफिकल व्यू और बताऊंगा आने वाले समय में, ठीक है ना, क्योंकि मैं फिलोसफी पढ़ाऊंगा आपको। बट साइंस की फिलोसफिकल व्यू क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ साइंस, व्हाट इज द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ साइंस, है ना, ये चीजों को आपको बताना है मुझे। तो आगे बताता रहूंगा। राइट नाउ आपको इतना पता चल चुका है कि व्हाट इज साइंस और व्हाट इज टेक्नोलॉजी, व्हाट इज इंजीनियरिंग। जो सब्जेक्ट का नाम है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें कुछ चैप्टर है मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। एनर्जी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पेस टेक्नोलॉजी उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद आईसीटी पढ़ेंगे, कंप्यूटर मोबाइल नेटवर्किंग ब्रॉडबैंड वगैरह, ये सारी चीज से हम लोग पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, है ना, और बैंड वगैरह पढ़ेंगे, एक्स बैंड, सी बैंड, एक्स यू बैंड, के यू बैंड, ये सारे बैंड हम लोगों को पढ़ना है। और ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ये बैंड अलॉट होती है। और कैसे बैंड का आपको पता है ना कि वो किया जाता है, आवंटन वगैरह आपने सुना होगा। जिसे मैं आपको बताऊंगा कि कोयले का भी आवंटन होता है, लेकिन वो बोली वैसे नहीं लगती है कि आपने जैसे आवंटन सुने हो ना, उसमें कुछ डिफरेंस है। तो मैं बताऊंगा इंदिरा गांधी के समय वो कैसे किया गया था कोयले का एनर्जी में। तो और स्पेक्ट्रम की बताऊंगा कि स्पेक्ट्रम की कैसे नीलामी होती है। तो वो बात की चीज है। एनर्जी में आप देखिएगा मेरा पहला लेक्चर जब एनर्जी का आएगा। 2 लेक्चर आ चुके हैं साइंस टेक्नोलॉजी के, ठीक है, बेसिक्स पे। और आज मैं आपको बायोलॉजी में क्या पढ़ाने वाला हूं, मैंने प्लांट सेल एनिमल सेल आपको बताया, और जितनी चीजें बताई उसमें से एक चीज आपके लिए नई हो सकती है मे बी, और वो है कि मैंने प्लांट सेल की जो साइटोप्लाज्म, मैंने अभी साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस क्या है, क्रोमोसोम कहाँ रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, ये आपको बताया नहीं है मैंने। हाइलोप्लाज्म क्या है, तो ये चीजें मुझे बताना है। मैं एक सेल ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, बट वो नेक्स्ट क्लास में मे बी मैं पढ़ाऊंगा। बट आज मुझे प्रोकैरियोट यूकैरियोट मैंने आपको समझाया है, मुझे कुछ अप्लाइड चीजें आपको बतानी है ताकि जो आपको बायोटेक्नोलॉजी में यूज होगी जब मैं बायोटेक पढ़ाऊंगा साइंस टेक में, तो कुछ यहाँ पे अप्लाइड है जो आपको समझनी है। बट क्यों ना मैं आपको प्रोकैरियोट का जो एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैंने आपको दी थी एग्जांपल कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी, या साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है उसे। क्यों जाना जाता है मैं आपको बता दूंगा।
चिंता नहीं करना। बहुत लोग कहते हैं कि क्यों साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हो, तो मैं बताऊंगा आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। इसमें जानना जरूरी है, जाहिर सी बात है, इतनी छोटी चीज है, क्यों बोलते हैं तो आपको जानना है, मैं बताऊंगा। जानना चाहिए आपको कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी क्यों बोलते हैं, क्यों नाम किया गया था ऐसा। लेकिन ये दो एग्जाम्पल के अलावा, उदाहरण के अलावा प्रोकैरियोट्स में आपको पता है कि एग्जाम्पल और भी हैं। आमतौर पे आपको एग्जाम्पल्स पता नहीं होते हैं। मैं आपको एक लाइन में आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसी चीज को मैं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको पता है आज क्या बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा मेरी बात को, जो मैं आज समझाने वाला हूं। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन जैसा कि मैं आपको समझा देता ही हूं, उसमें कमी नहीं होगी। समझ जाओगे, मैं समझा रहा हूं जरूर समझ जाओगे, लेकिन कंसंट्रेशन इसमें रखना आज की क्लास में, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूं कि प्रोकैरियोट्स की ओरिजिन कैसे हुई। क्योंकि आपने पढ़ लिया ना प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, तो आज ये भी जान ले कि प्रोकैरियोट्स की ओरिजिन कैसे हुई। यानी कि जो मैंने एग्जांपल दिया है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी, क्या और भी एग्जांपल है क्या प्रोकैरियोट्स के? यस, आज वो देखेंगे। और प्रोकैरियोट्स की ओरिजिन कैसे हुई, यूकैरियोट्स की ओरिजिन कैसे हुई, कैसे उसका उद्गम हुआ। यूकैरियोट्स में कौन आते हैं? प्लांट और एनिमल सेल, जैसे हम लोग यूकैरियोट्स में आते हैं। तो इनकी ओरिजिन कैसे हुई, यूकैरियोटिक कोशिका की ओरिजिन कैसे हुई, प्रोकैरियोटिक कोशिका की ओरिजिन कैसे हुई, तो ये चीजें आज जानना है मुझे। और प्रोकैरियोट्स के टोटल एग्जांपल मैं आज बताऊंगा कि प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल कहां लाए करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा पता हो, नहीं भी पता है, मैं आगे बताऊंगा। 5 किंगडम सिस्टम है आर.एच. व्हिटेकर के, ठीक है। 6 किंगडम सिस्टम भी आ चुके हैं, आपको वो नहीं पढ़ना है। 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर के, ये फॉलो किए जाते हैं मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड। 5 किंगडम, 5 जगत, ठीक है। एक मैं आपको बताता हूं, मोनेरा। मोनेरा आपको नाम सुना होगा, मोनेरा। एक है प्रोटिस्टा, एक है प्लांटे, एक है एनिमेलिया और एक है फंजाई, ठीक है। फंजाई मतलब कवक, एनिमेलिया मतलब जंतु जगत और प्लांटे मतलब पादप जगत, प्रोटिस्टा मतलब प्रोटिस्टा जगत और एक है मोनेरा जगत। मैं मोनेरा जगत की आज आपसे बात करूंगा। और मैं आपको बता दूं, मोनेरा जगत ये किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स बोले जाते हैं। मतलब मोनेरा जगत में जो भी जंतु आने वाले हैं, जो बैक्टीरिया आपने नाम सुना है इसी में आता है, जो साइनोबैक्टीरिया आपने नाम सुना है इसी में आता है। तो मोनेरा जगत में सिर्फ यही दो नहीं आते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रोकैरियोट्स में, जितने भी आते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल हैं। कितने आते हैं मैं अभी लिखूंगा, लेकिन जितने भी, एक बार मैंने अगर लिख दिया मोनेरा, और मोनेरा के अंदर जितने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करके मैं एग्जांपल लिख दूंगा एनिमल के नाम, ऑर्गेनिज्म के नाम, तो वो समझ जाना कि मुझे दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े कि वो सारे के सारे एग्जांपल होंगे प्रोकैरियोट्स के। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा कि ये प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल है, ये ऐसा नहीं, आपको मान लेना है। और है एग्जांपल मतलब मानना है एकदम से। मैंने मोनेरा डिफाइन किया कि समझ जाना सारे के सारे एग्जांपल्स प्रोकैरियोट्स के हैं, क्योंकि मोनेरा को किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स बोला जाता है, प्रोकैरियोट्स की जगत बोली जाती है, तो मोनेरा के अंदर वो आएगा। बट राइट नाउ मैं उससे पहले आपको कुछ बता दूं। प्लांट सेल, एनिमल सेल में मैंने क्या बताया था आपको? प्लांट सेल, एनिमल सेल में एक चीज मैंने बताई थी, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म आपको बताया था कोशिका द्रव्य। तो ये जो द्रव्य है इसको डिवाइड करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था। प्लांट सेल में जब डिवाइड होती है कोशिका द्रव्य, ये अभी अगर नहीं समझ में आ रही है कोशिका द्रव्य क्या है, अगली क्लास में जब ड्रॉ करूंगा ना पूरा क्लियर हो जाएगा कोशिका द्रव्य क्या है, लेकिन सुन के रखो। और ये आपको, ये डिवीजन आपको नहीं पढ़ना है कि प्लांट सेल में कैसे डिवीजन होती है, बट आपको मियोसिस वगैरह पढ़ाऊंगा, कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगा, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन एंड अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस एंड माइटोसिस की बात मैं करूंगा आपको। मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन माइटोसिस को। तो सेल डिवीजन में आपको थोड़ा सा हिंट करूंगा वहां, लेकिन आपको उस लेवल पे नहीं जानना है कि डिवीजन कैसे होते हैं एक्चुअली। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए प्लांट सेल में, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनेगा ना डिवाइड करके, तभी तो आगे एक सेल से 2 सेल 3 सेल बहुकोशिकीय है ना, प्लांट और एनिमल मल्टी सेलुलर है ना, तो सेल्स बनाने पड़ेगा ना, 1 से 2, 2 से 4। तो सेल डिवाइड करने के लिए साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना पड़ता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और वो होता है प्लांट सेल में, सेल प्लेट बनते हैं और वो डिवाइड कर जाते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था एनिमल सेल में सेल फर्रो बनते हैं, सेल क्लीवेज होता है, संकुचन होता है, मैंने दिखाया था, और डिवाइड कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है, कोशिका द्रव डिवाइड कर जाता है, 2 कोशिकाएं बन जाती है।
उसका मेथड है एनिमल सेल में सेल फर्रो से, मतलब कि संकुचन के माध्यम से, ऊपर से संकुचन होगा और ये डिवाइड करके अलग हो जाएंगे। संकुचन होगा, अंदर घुसते जाएंगे और डिवाइड कर जाएंगे, दो कोशिका बन जाएगी, साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाएंगे दो कोशिका के अलग अलग। ये डिवीजन करना पड़ता है साइटोप्लाज्म की, जिसको साइटोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस मैंने आपको बताया था प्लांट एनिमल सेल के, और बाकी आपको तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। माइक्रो बॉडीज वाले शायद आपको याद हो, माइक्रो बॉडीज में मैंने कुछ बताया था, तो स्पेरोसोम्स, ग्लाइयोडिसोम्स, लोमोसोम्स, ठीक है, याद होगा, मैंने अच्छे समझाया, उसको देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि उस लेवल पे जितना मैंने समझा दिया, इनफैक्ट आपको उतना पूछा भी नहीं जाता है, अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन क्वेश्चंस अभी टच किए जा रहे हैं थोड़ा सा। मैंने हिंट इसलिए कर दिया कि आप कभी भी ऐसा ना हो कि एग्जाम में देख के विनय राजपूत सर ने पढ़ाया और अरे यार बन नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बनना चाहिए क्वेश्चन, और बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। अगर आप थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी बढ़नी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो आप जो क्वेश्चन नहीं भी कर सकते हो, ये एनालिसिस के थ्रू आप क्वेश्चन कर डालोगे। ठीक है ना, तो ऑप्शंस को अप्लाई करना आपको आ जाएगा कि थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन कैसे करते हैं, ऑप्शन को देख के, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। तो मैं आज का बताता हूं आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में। मैंने क्या बताया था, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं होती है, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अब्सेंट है, मैंने बहुत कुछ नाम दिया था। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, 2 बार 3 बार मैंने बताया उसको। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने आपको बताया है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए होते हैं, होता है, कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, मैंने लिखवाया था, और उसको हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं है। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, उसी हिस्टोन प्रोटीन पे, जैसे हिस्टोन प्रोटीन है तो ये हिस्टोन प्रोटीन पे, इसी पे आपको ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसी पे जाके ये डीएनए के जो धागे हैं ये लपेटे जाएंगे और क्रोमोसोम बाद में बनता है कंडेंस होके। ठीक है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में है, तो क्रोमोसोम का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, डेवलप नहीं हो पाती है क्रोमोसोम। लेकिन कभी आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में आ जाए कि सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, हाँ आप लिख देना सिंगल क्रोमोसोम होता है, लेकिन वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम नॉर्मली प्रोकैरियोट्स में नहीं बन पाते हैं क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। लेकिन सिंगल क्रोमोसोम आपको बोला जाए, प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल आए तो यस टिक कर देना, सिंगल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ऐसा टिक कर देना, आपसे कहीं पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सिंगल क्रोमोसोम हो, प्रोकैरियोट्स में टिक करना हो तो टिक कर देना। या अनऑर्गेनाइज्ड भी आता है कि क्रोमोसोम डेवलप नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन सिंगल क्रोमोसोम अगर आता है तो आप टिक कर देंगे सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ नहीं फंसाएगा कि डेवलप नहीं है क्रोमोसोम और ये भी डाल दे कि सिंगल क्रोमोसोम, ऐसे नहीं फंसाएगा आपको देगा तो सिंगल क्रोमोसोम अलग से आएगी ऑप्शन में, नहीं तो देगा तो ये प्रोकैरियोट्स में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम डेवलप विकसित नहीं होते हैं, हाँ ये भी सही है। और ऐसा बोल दे कि एक क्रोमोसोम होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और मैंने क्या बताया कि इन एडिशन, इसके अलावा ये जो आपने जेनेटिक मटेरियल देखा है कि सिंगल क्रोमोसोम है, या आप बोल सकते हो, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूं, ये प्रोकैरियोट्स, इसी में मुझे कुछ समझाना है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम, एक गुणसूत्र बोलते हैं ना, गुणसूत्र, एक गुणसूत्र, या डेवलप नहीं है क्रोमोसोम, ऐसा भी लिख दे, क्रोमोसोम डेवलप नहीं है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं, तो उसी पे तो ये डीएनए के जो धागे हैं लपेटे जाएंगे ना, ये हिस्टोन, इसी पे डीएनए के धागे लपेटोगे तो क्रोमोसोम बनते हैं। तो क्रोमोसोम डीएनए के धागे लपेटने के लिए प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं, इसीलिए नेकेड डीएनए बोलते हैं, नेकेड डीएनए, नग्न डीएनए, नेकेड डीएनए बोलते हैं ना, मैंने बताया था नेकेड डीएनए प्रोकैरियोट्स में, क्यों, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो इसलिए नग्न डीएनए है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद सिंगल क्रोमोसोम है, जो कि आपको पता है कि सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए, मतलब आपको मैंने बताया था कि डीएनए जो है वो सर्कुलर शेप में है प्रोकैरियोट्स में, और जो हम लोगों में होती है यूकैरियोट्स में वो लीनियर डीएनए होती है। ठीक है, मैंने बताया था, ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो मैंने प्रोकैरियोट्स में आपको बताया था कि क्रोमोसोम डेवलप नहीं है या सिंगल क्रोमोसोम है, इसके अलावा भी प्रोकैरियोट्स में, यानी कि अगर बैक्टीरिया की बात कर लूं, प्रोकैरियोट्स में मैंने एग्जांपल दिया था ना बैक्टीरिया की बात कर लूं तो बहुत सारे बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होते हैं बैक्टीरिया के पास, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा जो ये है ना, इसके अलावा स्मॉल, छोटे से सर्कुलर डीएनए होते हैं। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्यों, क्योंकि उसके अलावा है,
भाई जो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है, उसके अलावा आपको, जैसे कि ये मैंने एक सेल बनाया, ठीक है, और ये सेल में अगर मान लो कि ये आपको ये है क्या, ये एक सिंगल क्रोमोसोम या क्रोमोसोम डेवलप नहीं है जो मैंने बताया था मेन इसका डीएनए, लेकिन उसके अलावा ये गोल गोल से सर्कुलर डीएनए भी आपको मिल जाते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली बुक में, बट एक्चुअली जो होते हैं वो कुछ अलग टाइप के होते हैं, मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो गोल गोल होते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ये अलग से आपको मिल जाएंगे बैक्टीरिया में, ठीक है। अगर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल है ये, तो उसमें आपको ये एक तो मिल जाएगा, ये कि वो हो जाएगा आपको क्या कहते हैं, जो मैंने बताया था आपको, ये डीएनए होते हैं इसके अंदर, मतलब सिंगल क्रोमोसोम जो होता है ये हो गया। या क्रोमोसोम डेवलप फॉर्म में नहीं है ये, लेकिन इसके अलावा आपको छोटे छोटे ये छल्ले टाइप के सर्कुलर डीएनए भी मिलेंगे, छोटे छोटे छल्ले टाइप के सर्कुलर डीएनए मिलेंगे। तो ये क्या है, इन एडिशन टू जीनोमिक ड्यूनोम, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए ये है इनका मेन डीएनए, जीनोमिक डीएनए। और इसके अलावा मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल छोटे छोटे छल्ले हैं डीएनए के, स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के बाहर, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ये अलग से आपको मिल जाएंगे बैक्टीरिया में, ठीक है। इसको बोलते हैं दिस स्मॉल डीएनए, ये जो स्मॉलर डीएनए है, ये जो स्मॉलर डीएनए है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड। इसको स्मॉलर डीएनए क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ये सारे प्लाज्मिड हैं, ठीक है, बैक्टीरिया में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि जो जीनोमिक डीएनए है, ये जो जीनोम है इनका, जो गुण, ये जो जीनोमिक डीएनए है, जो कि एक क्रोमोसोम के फॉर्म में हो सकता है, एक गुणसूत्र के फॉर्म में हो सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे छोटे छोटे छल्ले बैक्टीरिया में मिलेंगे, प्लाज्मिड के नाम से जाने जाते हैं, जो कि सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये भी डबल स्टैंडर्ड होते हैं और सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो सिंगल प्लाज्मिड डीएनए कॉन्फर्स से बात करूं, प्लाज्मिड जो डीएनए होते हैं ये एक्स्ट्रा इसके अलावा है और डबल स्टैंडर्ड होते हैं, दो दो आप लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंटेशन है बुक का, बट एक्चुअली क्या होता है, मैं कैसा होता है वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये आपको ऐसे प्लाज्मिड के फॉर्म में आपको मिलेंगे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अब क्या है, ये जो प्लाज्मिड डीएनए हैं, कुछ इनके पास एक अलग तरीके की फीचर्स होती हैं, कैरेक्टर्स होती हैं इनके पास। ये जो है प्लाज्मिड डीएनए क्या करते हैं बैक्टीरिया को, प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स यूनिक सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर, एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, फिनोटाइप का मतलब होता है जीनोटाइप, जीन के अंदर, फिनोटाइप बाहरी रूपरेखा एक तरीके से देख लें तो वो मॉर्फोलॉजी की बात करता है, बाहरी आकारिकी की बात करता है, फिनोटाइप। तो ये जो प्लाज्मिड है इस बैक्टीरिया को एक कैरेक्टर, एक गुण देता है। कैसा गुण, ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया को कैसा गुण देता है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस, प्रतिजैविक से रेजिस्टेंट की गुण देता है। एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज करते हैं ना मारने के लिए, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए, अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं, वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बनाता है प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया को। जो हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं किसी बैक्टीरिया के लिए, तो ये जो बैक्टीरिया है उस एंटीबायोटिक से कौन बचाएगा उसको, ये प्लाज्मिड बचाते हैं बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से। ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बनाते हैं बैक्टीरिया को, ये कैरेक्टर देते हैं, गुण देते हैं बैक्टीरिया को, ये प्लाज्मिड। समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स, क्या कन्फर करते हैं, सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया को जिसमें प्लाज्मिड होते हैं। और वन सच कैरेक्टर, उनमें से एक कैरेक्टर है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक से का विरोध, मतलब कि प्रतिजैविक को रजिस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, उन पे असर नहीं पड़ता है प्रतिजैविक का, एंटीबायोटिक्स का। ये एक कैरेक्टर प्लाज्मिड देते हैं बैक्टीरिया को, इनके लिए फायदेमंद हुआ ना। एंटीबायोटिक्स हम तो डालते हैं कि बैक्टीरिया मरे, हमको बीमारी ना हो, लेकिन ये फायदेमंद है। जैसे कोलेरा होती है, कोलेरा विब्रियो कोलेरा के नाम से जानते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का आपने सुना होगा, है ना। डिप्थीरिया की बैक्टीरिया, गल घोटू जिसको बोलते हैं, उसकी बैक्टीरिया, उसमें भी यूज करते हैं हम लोग। तो एंटीबायोटिक्स हम लोग बैक्टीरियल डिजीज में यूज करते हैं, ठीक है। उसका असर ये होने नहीं देता है बैक्टीरियाओं पे। प्लाज्मिड उसके अंदर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा, ठीक है। एक्स्ट्रा है क्योंकि इसके अलावा है, इसलिए एक्स्ट्रा बोला। क्रोमोसोमल डीएनए है क्योंकि इसमें डबल गोल गोल छल्ले के रूप में आपको डीएनए ये मिलते हैं इसके अलावा, ठीक है। ये तो मेन डीएनए है बैक्टीरिया का, जो मैंने आपको बताया सिंगल क्रोमोसोम के फॉर्म में, एक गुणसूत्र के फॉर्म में हो सकते हैं, या ये डेवलप नहीं भी होंगे क्योंकि भैया डीएनए लपेटे जाएंगे हिस्टोन प्रोटीन पे, हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं, तो ये क्रोमोसोम डेवलप नहीं भी होते हैं, या कभी कभी सिंगल क्रोमोसोम के रूप में हम लोग बोल देते हैं। और उसके अलावा ये आपके पास प्लाज्मिड है, ठीक है। तो ये एक कैसा कैरेक्टर दे रहे हैं प्लाज्मिड बैक्टीरिया को,
एक ऐसा कैरेक्टर, फिनोटाइपिक कैरेक्टर, एक ऐसा गुण दे रहे हैं कि वो गुण, फिनोटाइप जीनोटाइप दो चीज होते हैं। जीनोटाइप जेनेटिक होती है, मैं आपको बताऊंगा, फिनोटाइप एक्सटर्नल चीज होती है। तो इनको क्या होता है कि जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो क्या करता है कि बैक्टीरिया के सेल वाल को तोड़ देते हैं। ऐसी बैक्टीरिया हम लोग अलग अलग एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं बैक्टीरिया के अलग अलग चीज को रोकने के लिए कि वो मर जाए। कभी हम इसका ये सेल वाल को तोड़ने की कोशिश करते हैं एंटीबायोटिक से, कभी हम इसका जो डीएनए है इसका रेप्लिकेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग जगह पे हम जाके अरेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को, रोकते हैं ताकि वो अपना फंक्शन ना कर पाए, वो मर जाए एंटीबायोटिक्स के माध्यम से। लेकिन ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस बना देता है, तुम्हारा कोई असर नहीं होगा एंटीबायोटिक्स, तुम आ जाओ मेरे ऊपर। ये एक कैरेक्टर इस बैक्टीरिया को देता है, तो इसके लिए फायदेमंद है बैक्टीरिया के लिए ना। तो ये आपको पता चल गया प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। इन्हीं प्लाज्मिड का यूज जो एक्स्ट्रा डीएनए के छल्ले हैं एक तरीके से गोल गोल से, ये प्लाज्मिड का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसलिए मैंने बताया क्योंकि प्रोकैरियोट्स की बात चल रही थी और प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल बैक्टीरिया आते हैं। मैंने यहीं पे आपको प्लाज्मिड की बात कह दी क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड यूज करूंगा वहां पे, ठीक है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो ये प्लाज्मिड आज से समझ जाओ आप क्या है, ठीक है। और बैक्टीरिया में मैंने ड्रॉ नहीं किया है कि फिम्ब्रे क्या होते हैं, फ्लैजिला क्या होते हैं, पिलाई क्या होते हैं, मैंने ड्रॉ नहीं किया अभी नॉर्मल आपको समझाया है, ठीक है। ये प्लाज्मिड क्या होते हैं, यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी में इसका यूज किया जाता है एज ए वाहक, वेक्टर के रूप में, ठीक है। तो हिंदी में लिखना, जीन अभियांत्रिकी में इन प्लाज्मिडों का उपयोग किया जाता है कैसे, वाहक के रूप में, वेक्टर के रूप में। कैसे देखना, प्लाज्मिड समझ गए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा होते हैं बैक्टीरिया में, और ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस बनाते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में यूज करते हैं। कैसे देखिए, ठीक है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत काम है इसका, बिकॉज इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट समझ रहे थे हम लोग और बैक्टीरिया उसका एग्जांपल है। अब बैक्टीरिया में ये होता है तो क्यों ना थोड़ा अभी समझ ले, ठीक है, ताकि आपको अवेयरनेस पहले से रहे। देखिए क्या है, मैंने बताया था ना कि जो ये होते हैं ये तो बुक का रिप्रेजेंटेशन है, बुक में आप देखोगे एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये देखिए एक्चुअली। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है ना, दो धारी है ना, दो धागे है ना इसमें, डबल स्टैंडर्ड मतलब कुछ मैंने थोड़ा ऐसे घुमा दिया, ये डबल स्टैंडर्ड गोल गोल से, गोली टाइप का है ना एक तरीके से, सर्कुलर टाइप का है ये शेप, है ना, सर्कुलर है और ये मिल चुका है एक जगह, खुला नहीं है, मिला हुआ है, ठीक है। इस तरीके के आपको ये एक्चुअली मिलते हैं। ये थोड़ा सा ये मैंने बना दिया बट ऐसे है, ये समझ ना, ऐसे 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 पूरा घूम के ये बना हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड डीएनए है, ये क्या है, प्लाज्मिड डीएनए। जो मैंने बनाया गोल गोल सा, वो देखो ये दो धागे हैं इसलिए मैंने दो बनाया था। तो डबल स्टैंडर्ड होता है प्लाज्मिड डीएनए, है ना, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, इसके अलावा ये होते हैं बैक्टीरिया में, इसलिए एक्स्ट्रा भी बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा है ना, इसके अलावा है प्लाज्मिड डीएनए ये है। अब इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे यूज करेंगे, देखिए क्या करते हैं हम लोगों को चाहिए भाई इंसुलिन, एग्जांपल देता हूं, इंसुलिन बनाना है। डायबिटीज में शुगर के पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, है ना। वो क्या होते हैं डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस, सब कुछ पढ़ाऊंगा। अभी आप सुनिए क्या है, समय आएगा तो उसके लिए आपको एंडोक्राइन सिस्टम समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ग्लूकागन क्या होते हैं और पैंक्रियास का आइलेट ऑफ लंगर्स क्या होते हैं, बीटा सेल समझोगे, आइलेट्स ऑफ लंगर्स समझोगे, ग्लूकागन समझोगे, इंसुलिन समझोगे, ये बहुत सारी चीज समझना है, तब जाके अल्फा सेल, बीटा सेल क्या है, गामा सेल क्या है, डेल्टा सेल क्या है, ये समझोगे, ठीक है। बट राइट नाउ दिस इज प्लाज्मिड, बैक्टीरिया के अंदर है, मैंने निकाला यहाँ दिखाया आपको, ठीक है। एक्चुअली शेप ऐसा होता है लेकिन हम लोग बुक में ऐसे गोल गोल सा रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस प्लाज्मिड में क्या करना है कि हमें यूज करना है, हमें चाहिए इंसुलिन, और हमारे पेशेंट में इंसुलिन जरूरत है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो चुका है, उसको कम करना है ना। तो ग्लूकोज को कम करना है, इंसुलिन चाहिए, और इंसुलिन पेशेंट को देना है इंजेक्शन के फॉर्म में, आप जानते हो दिया जाता है, ठीक है। और क्या है कि हमें इंसुलिन बनवाना है।
और इंसुलिन का जो डीएनए है, इंसुलिन फॉरेन डीएनए, एक तरीके से इंसुलिन जो बनाती है, क्योंकि देखिए कोई भी इंसुलिन एक प्रोटीन है, वो डीएनए के द्वारा कोड किया जाता है आपके शरीर में भी। हमें पता है कि वो कोडिंग क्या है डीएनए की, जिसके द्वारा इंसुलिन बनती है। तो हमारे पास फॉरेन डीएनए है इंसुलिन का, हमारे पास पहले से बना हुआ, हमने फॉरेन डीएनए, बाहरी डीएनए हमारे पास है किसका, इंसुलिन का। फॉरेन डीएनए हमारे पास है, वो इंसुलिन बनाती है, ठीक है। फॉरेन डीएनए है, डीएनए में कुछ सूचना है, वो सूचना जो है वो इंसुलिन प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, ये पक्की बात है। अगर हम इसमें इसको डाल दे, यहां से कट कर दे, इस प्लाज्मिड को यहां से कट करके निकाल दे, ठीक है। और ये जो है मान लो कि जैसे मैंने ये फॉरेन डीएनए दिखाया ना, तो फॉरेन डीएनए को आप कुछ कलर में ले लो, कुछ ऐसा कलर में, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा कलर में ले लिया, ठीक है, ये कलर तो मैं यहां से ऐड कर दूं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया कौन सा, ये फॉरेन डीएनए, बाहरी डीएनए है जो कि इंसुलिन को कोड करता है। इंसुलिन जो प्रोटीन है, डीएनए के माध्यम से जानते हो सारी चीजें होती है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, मैंने बताया था कि डीएनए के माध्यम से ही डीएनए की मैसेज पढ़ी जाती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाया जाता है, जो कि इंसुलिन भी एक प्रोटीन ही है। तो मैंने समझाया था। तो ये डीएनए को, डीएनए के अंदर ये सूचना है इसके अंदर जो कि इंसुलिन प्रोटीन बनवाएगा, इंसुलिन बनाएगा, ठीक है। इंसुलिन डीएनए ऐसा बोल सकते हो। ये फॉरेन डीएनए क्या है, ऐसा डीएनए है जो इंसुलिन बनवाएगा, इंसुलिन डीएनए, ठीक है, ऐसा बोल दीजिए। ये यहां पे मैंने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, ठीक है, इंसर्ट कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जब मैंने एक प्लाज्मिड के अंदर एक फॉरेन डीएनए को, बाहरी डीएनए को जो कि इंसुलिन बनवाता है, वो डीएनए को इसके अंदर डाला, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, आपने प्लाज्मिड के अंदर डाला एक बाहरी डीएनए, इंसुलिन डीएनए को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती है। वहां पे मैं समझाऊंगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एल्जीनी के नाम से भी जाना जाता है। जब मैं आऊंगा उसमें तो बताऊंगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये हो गया कि आपने जब इंसर्ट किया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और ये क्या करेंगे कि अब इस प्लाज्मिड को, मान लो ये वाला उठा के यहां दिखाया था मैंने, ठीक है, ये दो हटा दो, मैंने एक उठा के यहां से निकाल के दिखा दिया, इसको फिर से बैक्टीरिया में डाल देंगे, ठीक है। अब बैक्टीरिया में जाएंगे और ये है क्रोमोसोम डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा है ना, तो ये अपने आप को भी रेप्लिकेट करता है। जैसे ये करेगा वैसे ये भी करते हैं अपने आप को रेप्लिकेशन, अपना द्विगुणन है ना, अपना प्रतिलिपि बनाते हैं एक तरीके से, ठीक है, रेप्लिकेशन करते हैं। और अपने उठा के इसमें डालते हैं, ये डीएनए इसमें घुसा दिया जो इंसुलिन बनवाएगा और इसमें डाल दिया। अब ये इसमें जैसे ही आया, मान लो कि मैंने ऐसे ऐसे करके दिखा दिया, ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है, ये जोड़ दिया, ये वाला डीएनए इंसुलिन वाला है ना, फॉरेन डीएनए, बाहरी डीएनए जो है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये जो प्लाज्मिड है अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अंदर द्विगुणन करेगा ना भाई, इसकी तो फीचर है, अपनी द्विगुणन तो करेगा। और द्विगुणन जब करेगा तो साथ में ये इंसुलिन डीएनए का भी द्विगुणन हो जाएगा, क्योंकि उसी के साथ तो जोड़ दिया ना। और फायदा क्या है, मैं इसका फायदा आपको बताऊंगा कि ये क्या है ना, कि ये पहचान ही नहीं पाती है, पूरी की पूरी बैक्टीरिया की जो मैकेनिज्म है ये पहचान ही नहीं पाता है, क्योंकि ये जो है ना, लगता है कि पूरे इसके बॉडी का ही है, ठीक है। तो मैं इसको समझाऊंगा कि क्यों नहीं रिजेक्ट कर देती है प्लाज्मिड को, क्यों नहीं रिजेक्ट कर देती, क्योंकि प्लाज्मिड ने तो बाहर का डीएनए लगा दिया, और बाहरी चीज को तो कोई बैक्टीरिया अपने शरीर में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। किसी की भी बॉडी बाहरी पदार्थ को, जो कि एक अलग है, बॉडी से अलग है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, डिपेंड करता है कब नहीं करती है। बट ये जो है अपने आप को रेप्लिकेट करेगा यहाँ पे, और रेप्लिकेट करके जो इसका फंक्शन है, क्योंकि पूरी की पूरी प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, अपना द्विगुणन करेगा, और जो इसका फंक्शन है क्या बनाएगा, ये इंसुलिन बनाता है, तो रेप्लिकेट करेगा और इंसुलिन का सिंथेसिस हो जाएगी। इंसुलिन एक प्रोटीन है, यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगी। तो क्या किया हमने, प्लाज्मिड को यूज किया, बाहर निकाला प्लाज्मिड को, उसमें मैंने बैक्टीरियल इंसुलिन डीएनए को यहाँ पे पुट कर दिया, और इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक बाहरी डीएनए को जोड़ दिया, फिर से प्लाज्मिड को अंदर डाला बैक्टीरिया के अंदर, और ये प्लाज्मिड अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, द्विगुणन करेगा, और द्विगुणन करेगा तो इस डीएनए का भी द्विगुणन होगा, और डीएनए क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है। ऐसे इंसुलिन को, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनता है, उसको बोलते हैं ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन, ठीक है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनती है, ठीक है। तो ये हमारा इंसुलिन हमको प्रोडक्शन मिल जाएगी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। बाकी इसकी डिटेलिंग अभी आपको मैंने समझाया कि कैसे यूज करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आऊंगा तो अच्छे से खोल के समझाऊंगा। यहाँ पे आपको इतना समझना था कि प्लाज्मिड का यूज कैसे किया जाता है, एज ए वेक्टर, वाहक के रूप में निकाला, डाल दिया। एक जो वेक्टर क्या लेके गया वेक्टर, ये वाहक, जैसे एक बस है, बस जा रही है तो क्या कर रही है,
लोगों को उठाते हुए लेते जा रही है। ये इस स्टॉप से कुछ लोग बैठे, इस स्टॉप से कुछ लोग एक वाहक के रूप में है ना, यहाँ से वहां। तो इसने क्या उठा लिया, ये इसको अंदर डाला गया और यहाँ पे अंदर घुसा के रख दिया गया, और ठीक है, यहाँ पे अपना ये सिंथेसिस कर रहा है किस चीज का, इंसुलिन का, ठीक है। क्योंकि भाई प्लाज्मिड रिप्लिकेट करेगा ना, वो भी तो अपना द्विगुणन करेगा ना, एक से दो बनेंगे, ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो उसके लिए ये रेप्लिकेट करेंगे, इसके साथ में जोड़ दिया है तो साथ वो भी रेप्लिकेट कर जाएगा, और रेप्लिकेट कर जाएगा तो वो जो इंसुलिन का डीएनए है वो कोडिंग उसके अंदर किसकी है, इंसुलिन प्रोटीन की है, वो इंसुलिन बनाएगी, क्योंकि डीएनए अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा ना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन माध्यम से, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन माध्यम से प्रोटीन बनती है, और इंसुलिन एक प्रोटीन है तो ये अपना प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे है इंसुलिन बनती है, जिसका ह्यूमुलिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मिड डीएनए कैसे काम आते हैं, प्लाज्मिड डीएनए कैसे काम आते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए वेक्टर यूज किया जाता है। बाकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये क्योंकि अभी जेनेटिक्स मैंने आपको समझाया नहीं है ना, इसलिए मैं ज्यादा टर्म में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। बस इतना समझ जाना कि कोई भी बॉडी के अंदर कोई चीज अपने आप को रेप्लिकेट करेगी, क्योंकि मान लो एक से दो बैक्टीरिया बनना है और ये पेरेंट है, ये पिताजी है, तो भाई इनमें का चीज उनमें भी तो जाना चाहिए ना, तो रेप्लिकेट करते हैं, वो चीजें इसमें चली जाती है। जैसे मैंने बताया था ना कि ये जब रेप्लिकेट करेंगे तो ये जोड़ के रखे हुए हो, ये भी रेप्लिकेट कर जाएगी, और इसका काम क्या है, इंसुलिन का डीएनए है, वो डीएनए इंसुलिन की कोडिंग रखी गई है ना, उसमें कोडिंग किस चीज की, इंसुलिन बनाने वाली प्रोटीन की कोडिंग है डीएनए के अंदर, तो वो इंसुलिन बनाएगी, तो अलग अलग बैक्टीरिया में फैल जाएगा, वो क्या बनाएगा, जब डिवाइड करेगी बैक्टीरिया तो ये पूरी की पूरी जो डीएनए है हर बैक्टीरिया में चला जाएगा, और ये क्या बनाएगी बैक्टीरिया, इंसुलिन बनाने लगेगी। तो हमारा फैक्ट्री का काम होगा, इंसुलिन फैक्ट्री है, बैक्टीरिया इंसुलिन बना रही है, तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताऊंगा और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं, ठीक है, समय आएगा तो अभी मैं आपको इतना मैंने बताया, और आपको अभी समझना है कि मोनेरा क्या है, ठीक है, ताकि आपको मैं कुछ समझा पाऊं कैसे प्रोकैरियोट्स की ओरिजिन हुई है। मोनेरा, जब मोनेरा की बात करते हैं एकदम शॉर्ट में समझे, किंगडम में आपको बाद में भी समझाऊंगा, जगत, ठीक है, 5 किंगडम है जिसमें से एक मोनेरा है। इसमें आप डिवाइड कर सकते हो आर्की बैक्टीरिया, अब मोनेरा के जितने भी एग्जाम्पल हो गए, देखिए मोनेरा शब्द जो है ना, ये ग्रीक वर्ड से आया है, यूनान भाषा के शब्द है, ग्रीक वर्ड मोनेरेस, मोनेरेस का मतलब होता है सिंगल, तो जितने एक कोशिकीय होते हैं, जितने एक कोशिकीय जीव हैं, सब मोनेरा में डाले गए हैं, और मोनेरा को किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स बोला जाता है, किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, मतलब प्रोकैरियोट्स का जगत है ये, मतलब जितने इसके अंदर एग्जांपल आएंगे सारे प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी समझा है ना, साइनोबैक्टीरिया, अब देख लो कितने एग्जांपल है, जो लिखूंगा आर्की बैक्टीरिया ये भी एग्जांपल है, सारे इसके अंदर एग्जांपल हो जाएंगे प्रोकैरियोट्स के। आर्की बैक्टीरिया, और एक हो गया यू बैक्टीरिया, या इसको बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जो आप जानते हो बैक्टीरिया ना, वो ये वाला है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब क्या होता है, पुराना, एंशिएंट, पुरातन, पुराना, ठीक है ना। तो आर्की मतलब एंशिएंट बैक्टीरिया है, ये एंशिएंट बैक्टीरिया, मतलब ये वाले बैक्टीरिया इससे पहले आए थे, ये वाले इससे पहले आए हुए, एंशिएंट है ना, एंशिएंट बैक्टीरिया। और ये वाला यू मतलब क्या होता है, यू कैरियोट, ट्रू, यू का मतलब ट्रू, तो ये ट्रू बैक्टीरिया है, एक्चुअली ट्रू बैक्टीरिया जो आप जानते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूं, ये पुराने वाले हैं क्योंकि एंशिएंट है, तो इससे पहले आए होंगे ये वाले, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में डिवीजन क्या है, और जो मैं लिख रहा हूं सारे के सारे प्रोकैरियोट्स एग्जांपल है, मैंने पहले बता दिया, मोनेरा के अंदर जो आएंगी किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स बोलते हैं मोनेरा को, और जितने होंगे, मोनेरा ग्रीक वर्ड है सिंगल, सिंगल एक कोशिकीय, जितने होंगे सब एक कोशिकीय होंगे, सब एक कोशिकीय, ठीक है। मतलब भी समझ में आ रही है, मोनेरा का मतलब मोनेरेस, ठीक है। और मोस्ट एबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट एबंडेंट, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराने, और मोस्ट एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा संख्या में पाने जाने वाले ये ऑर्गेनिज्म मोनेरा होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा, और कहीं भी मतलब कि सर्वव्यापी होते हैं, जहां देख लो वहां मिल जाएंगे आपको, मतलब ये मोनेरा हर जगह मिल जाते हैं, हर जगह, मतलब हॉट स्प्रिंग में, दलदली एरिया में, सल्फर स्प्रिंग में, आप जानते हो सल्फर निकलते हैं वहां पे, बर्फ के नीचे मिल जाएंगे, समुद्र के तली में मिल जाएंगे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिल जाएंगे, हर जगह साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, साल्ट लेक है वहां मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे आपको, ये सर्वव्यापी होते हैं, मतलब हर जगह मिलते हैं ये, ठीक है। और मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट प्रिमिटिव भी है, पुराने भी हैं, और सबसे ज्यादा संख्या में ये मिलते हैं मोनेरा, जिसके अंदर जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। और हर जगह मिलेंगे आपको, मैंने बता दिया ना,
हॉट स्प्रिंग्स में, थर्मल स्प्रिंग में, हाइड्रोथर्मल वेंट में, पोलर एरिया में चले जाओ, बर्फ के नीचे देख लो, सैलिनिटी ज्यादा है, आइस मतलब कि सैलिनिटी ज्यादा है, जहां पे लवणता ज्यादा है तो वो समुद्र के नीचे या समुद्र में कहीं लवणता बहुत ज्यादा है, सब जगह मिल जाएंगे। साल्ट कंसंट्रेशन में भी पाए जाते हैं ये, जहां पे साल्ट ज्यादा है, ठीक है। तो हर जगह सर्वव्यापी हर जगह मिलते हैं, जहां नहीं सोच सकते वहां भी मिल जाएंगे ये। हाई से हाई टेम्परेचर सहते हैं, अभी देखो मैं डिवीजन में बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये पहला डिवीजन जिसका किया गया है हेलोफाइलस, हेलोफाइल्स, ठीक है। दूसरा थर्मो एसिडोफाइल्स, हिंदी में लिख रहा हूं हिंदी में। और तीसरा है मिथेनोजेंस। ये सारे कौन से हैं मैंने पहले बता दिया, प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल है ये मुनेरा, इसके अंदर सारे आ जाएंगे, सारे प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल। अभी तक 2 समझे थे, आप समझो सारे हैं ये मिथेनोजेंस, ठीक है। देखिए हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब क्या होता है नमक, ये साल्ट है। और फाइल्स का मतलब क्या होता है लविंग, साल्ट को लव करता है। जहां लवणता ज्यादा होगी, जैसे ज्यादा हाई सैलिनिटी जगह है, कोई समुद्र है वहां पे या कोई अलग से हाई सैलिनिटी जगह है, वहां पे भी ये मिल जाएंगे आपको हेलोफाइल्स। और बताता हूं, और इसकी डिटेलिंग थोड़ी बहुत आपको बताऊंगा किंगडम में भी, चिंता नहीं। थर्मो, थर्मो मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एक तरीके से। एसिडोफाइल्स, एसिडो मतलब एसिडिटी कंडीशन, जहां एसिडिटी ज्यादा है, ठीक है। और फाइल्स मतलब लविंग। तो क्या है ये, हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी को ये प्यार करते हैं, वही रहते हैं, पसंद करते हैं वहां रहना, ठीक है। मिथेनोजेंस जो कि मीथेन को इमिट करते हैं, मिथेनोजेंस, मीथेन जनरेटिंग, मीथेन, मीथेन इमिटिंग बैक्टीरिया, ठीक है, मीथेन इमिटिंग है ये, ठीक है। तो ये क्या है आपको समझ में आ गई कि मैंने हेलोफाइल्स जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं वो कि हेलोफाइल्स के नाम से कहे जाते हैं। और हेलोफाइल्स उसको बोलते हैं जो कि लवण प्रिय बोलते हैं इसको। लवण मतलब देखो ना प्रिय, ये लवण प्रिय, प्रिय है इसका, किसका, साल्ट, इसका प्रिय आदमी वहीं पे रहता है, प्रिय है इसके लिए साल्ट, ठीक है। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, ये मिथेनोजेंस का मतलब क्या है, मीथेन समझ में आ जाए आपको, मीथेन। तो ये मिथेनोजेंस आपको मिथेनोजेंस मतलब कि मीथेन इमिट करवाते हैं, मिथेनोजेंस हो गया, मिथेनोजीनस, मिथेनो जीनस है ये एक तरीके से, मिथेनोजीनस, ठीक है। ये मिथेनोजेनस हो गया। और थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो ताप अम्ल प्रिय, ताप अम्ल प्रिय हो जाएगा। थर्मो मतलब ताप, एसिडो मतलब ताप, एसिडो ताप, थर्मो मतलब ताप, एसिडो मतलब अम्ल, प्रिय, फाइल्स मतलब क्या है प्रिय, मतलब उसका प्रिय है, ये प्यारा लगता है, उसको लव करता है, वहां रहना पसंद करता है, ठीक है। तो ये है आर्कीबैक्टीरिया जिसके अंदर हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब क्या है, ये हाई साल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं, हाई साल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और बस इतना ही ध्यान रखना है कि जहां सैलिनिटी ज्यादा होगी वहां मिलेंगे, बाकी आपको एग्जांपल मैं दूंगा बाद में जब आपको समझाऊंगा कि हेलोबैक्टीरिया क्या है, हेलोकोकस क्या है, इसके एग्जांपल है, लिख लो हेलोबैक्टीरिया, हेलोकोकस, मतलब हेलो मतलब साल्ट, तो हेलो बैक्टीरिया, हेलोकोकस एक एग्जांपल है, ठीक है। बट आपको उतना एग्जांपल जानना भी नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे होता है ना कि एग्जांपल समझ लेते हैं तो समझ में आता है कि हाँ भैया इसके अंदर ये भी आते हैं, ठीक है। और थर्मोएसिडोफाइल्स, तो थर्मोएसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर हाई एसिडिटी, जहां एसिडिटी ज्यादा है, जहां टेम्परेचर ज्यादा है, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह, हाइड्रोथर्मल वेंट वगैरह, ये समझाऊंगा मैं प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह जब समझाऊंगा ना, हाइड्रोथर्मल वेंट्स कैसे बनते हैं वहां पे बताऊंगा। हॉट स्प्रिंग्स में आपको न्यूयॉर्क नेशनल पार्क में ले चलूंगा, वहां पे यूएसए में, तो वहां पे आपको समझाऊंगा, मैंने एक बार जिक्र किया था बायोलॉजी में पीछे, वहां पे हॉट स्प्रिंग्स वगैरह बहुत हैं, क्यों है मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। बट वहां पे ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो थर्मोएसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर हाई एसिडिटी कंडीशन मिल जाएंगे, हॉट सल्फर स्प्रिंग होते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं, सब जगह मिल जाएगा जहां टेम्परेचर एसिडिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे थर्मोप्लाज्मा है, इसके एग्जाम्पल थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस, सारे थर्मो थर्मो तापमान पसंद करते हैं, वहां हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, लाइव करते हैं वहां पे, ठीक है। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस जैसे कि मिथेन प्रोड्यूसिंग करते हैं, जैसे बायोगैस प्रोडक्शन में है, बायोगैस में आते हैं, वहां पे आएंगे बायोगैस प्रोडक्शन, आपको समझाऊंगा एनर्जी में, आपको बताऊंगा बायोगैस क्या है, ठीक है। उसके बाद मार्सेज हो गया, दलदली एरिया हो गया, दलदली एरिया मार्सेज हो गई वहां पे, या क्या कहते धान की खेत होती है, पैडी क्रॉप्स जहां पर पानी एकदम जमा रहता है, वहां पे भी मिथेनोजेंस मिल जाएंगे। रूमिनेंट्स होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर, गाय होती है ना, गाय भैंस बकरी, ये भेड़ वगैरह,
ऐसे ऐसे करते हैं, जुगाली बोलते हैं। ये जुगाली करने वाला जानवर में भी ये आपको मिल जाएंगे मिथेनोजेंस। उसको रूमिनेंट्स बोलते हैं। रूमिनेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4 चैम्बर होते हैं हमारे जुगाली करने वाले जानवर में, गाय वगैरह में, भैंस वगैरह में, इनमें 4 चैम्बर हैं। 4 चैम्बर मतलब कंपाउंड चैम्बर है, कॉम्प्लेक्स स्टमक होती है, इनका पेट कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड स्टमक होता है, जिसमें रूमेन, रेटिकुलम, उमेसम, एबोमेसम 4 चैम्बर है। तो रूमेन सबसे बड़ा चैम्बर है, उसी के नाम पे रूमिनेंट बोला जाता है इनको, गाय भैंस बकरी भेड़, इनको जो जुगाली करते हैं, है ना। कड च्यूइंग बोलते हैं, है ना। पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर से निकाल के उसको चबाते हैं, ये मतलब है जुगाली का। वो उनके पास जाना, उसके मुंह से, उसके एनल पार्ट से, जहां से वो गोबर करती है, वहां पे मीथेन की सुगंध आती है, मीथेन महकती है वहां पे, ठीक है। तो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है जो ये काम करते हैं, उनके पेट में मिथेनोजेंस होते हैं जो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, अब ये रिएक्शन समझना है तो थोड़ा सा अलग मैं बता देता हूँ। CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये CO2 और फॉर्मिक एसिड जो होते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, जैसे कि ऐसा बोल दूं CO2 हो गया और HCOOH, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में मिथेनोजेंस जो होते हैं वो बना देते हैं मीथेन। यहाँ पे मिथेनोजेंस आएगा, एक्ट करेगा इन पे और मीथेन बन जाएगी, इसलिए मीथेन, मिथेनोजेंस नाम ही है, मीथेन जनरेटिंग मिथेनोजेंस, ठीक है। तो ऐसे है कि कैसे CO2 ने HCOOH फॉर्मिक एसिड की सहायता से आप कैसे मीथेन बना लेते हो। कौन बनाता है? मिथेनोजेंस बनाते हैं, ठीक है। ये उनके पेट में, रूमेन के हैं, पेट में रहते हैं। बाकी पैडी एरिया होती है, जहां पे दलदली एरिया होती है, वहां पे एनाएरोबिक कंडीशन, अवायवीय कंडीशन होती है, वहां पे ये डिग्रेड करने लगते हैं उसको, ठीक है ना, पैडी फील्ड्स को, जिसके अंदर जो कुछ पिछला फसल का कुछ बच गया हो पैडी में, धान का, उसको डिग्रेड करने लगते हैं। बाकी मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में समझाऊंगा, मार्सेस वगैरह, बॉक्स वगैरह, पीट वगैरह सब कुछ समझाना है मुझे, बट राइट नाउ इतना। ये हो गया आपको आर्की बैक्टीरिया, इतना इंट्रोडक्शन आपको जानना। ये कोई पूछे क्या है ये? प्रोकैरियोट, सीधा मोनेरा किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट, 4 एग्जांपल, अभी तक 1-2 जानते थे, आप समझ लो 4 एग्जांपल है, ठीक है। तो मिथेनोजेंस में कौन एग्जांपल है? मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोकोकस, इससे एग्जांपल है। इसके एग्जांपल मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोकोकस, मिथेनोसार्सिना एग्जांपल है। आपको उतना नहीं पूछा जाएगा ये सब एग्जांपल वगैरह, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया तो लिख सकते हो, मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोकोकस, मिथेनोसार्सिना, ठीक है। थर्मोप्रोटियस, थर्मोएसिडोफाइल मैंने बताया था, ठीक है। बट आपसे एग्जांपल नहीं पूछा जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन एक होता है ना, इसके अंदर कौन कौन बैक्टीरिया और आते हैं, इसको उदाहरण कौन है, तो ये है आपका उदाहरण जो मैंने बताया, ठीक है। और यू बैक्टीरिया, एक बचा कौन सा? आर्के समझा दिया, अब एक बचा यू बैक्टीरिया, जो असली बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। यू मतलब क्या होता है? ट्रू, एक्चुअल, यही बैक्टीरिया होते हैं जिनको आप जानते हो, ठीक है। इसका डिवीजन किया गया, इसके डिवीजन में आप बैक्टीरिया जो आप जानते हो वो लिख सकते हो, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया ही बोल सकते हो, परपोसी बैक्टीरिया या नॉर्मल बैक्टीरिया जो जानते हो, ये आपको मैंने यहां पे क्लासिफाई किया है। ये एक है जो आप जानते रहते हो, जो बोलते रहते हो, ठीक है। उसके बाद ये लो, ये जो जानते हो ना, प्रोकैट के एग्जांपल में बार बार लिखते रहते हो, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से जाना जाता है, ब्लू ग्रीन अलगी। मैं बताता हूं इसका क्यों नाम किया गया है, इसका ऐसा ब्लू ग्रीन अलगी। उसके बाद रिकेट्सिया, उसके बाद देखो बैक्टीरिया जो जानते हो, ये 2 एग्जांपल आमतौर पे आपको पता होता है प्रोकैरियोट्स के, लेकिन ये सारे हैं यू बैक्टीरिया के, जो भी लिखूंगा सारे एग्जांपल है। आर्की में जो भी लिखा वो भी एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स के, क्योंकि किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स बोला जाता है मोनेरा को। मोनेरा में जो आएंगे सारे प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। रिकेट्सिया हो गया। रिकेट्सिया आपको एग्जाम में आपको मे भी आपसे पूछा भी गया है, रिकेट्सिया अलग अलग जगह पे पूछा जाता है, रिकेट्सिया कहाँ आते हैं? मोनेरा में आते हैं, ठीक है। और ये बीमारी भी करता है, बट मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बीमारी करता है बाद में, ठीक है। माइकोप्लाज्मा मैंने बताया था इसको बहुत, PPLO याद है, बहुत कुछ बताया इसके बारे में, नाम वगैरह, माइकोप्लाज्मा। और एक है एक्टिनोमाइसिटिस, ये भी बताया है मैंने, एक्टिनोमाइसिटिस, किसी को याद होगा तो मैं बता रहा हूं। एक्टिनोमाइसिटिस मैंने बताया था कि औषधिवेत्ता है, ये नेचुरल प्राकृतिक औषधिवेत्ता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक इससे निकलते हैं, और भी निकलते हैं, फंजीसाइड निकलते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट निकलते हैं, हर्बिसाइड निकलते हैं। मैंने आपको लोडिंग नहीं दी थी इतना कि एक ही बार में, बट सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक इससे निकलते हैं। इसमें एक जैसे इसका स्टेप्टोमाइसिस, इसका एक बैक्टीरिया एग्जांपल है स्टेप्टोमाइसिस, उससे तो धकाधक खूब एंटीबायोटिक्स बनते हैं, खूब एंटीबायोटिक्स निकलते हैं उससे, ठीक है। और ये ये ये
ये सब यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। और प्रोकैरियोट कोई बोले तो भैया सारा एग्जाम्पल ही है प्रोकैरियोट का मोनेरा। मोनेरा में सिंगल एक कोशिकीय वाले सारे एक कोशिकीय, क्योंकि नाम ही है मोनेरा मतलब सिंगल, ठीक है। मोनेरेस ग्रीक वर्ड यूनान भाषा के शब्द से है। ये सारे प्रोकैरियोट जो मैंने लिखा है आर्किया में और जो मैंने यू में, सारे प्रोकैरियोट एग्जाम्पल है। जो आप बोलते हो ना बैक्टीरिया, ये सिर्फ यही नहीं है, ये भी है, ठीक है। तो आपको क्लासिफिकेशन ये जानना जरूरी था, मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी के बारे में मैंने माइकोप्लाज्मा के बारे में, एक्टिनोमाइसिटिस के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा भी बता दूंगा। बैक्टीरिया आप सुनते ही रहते हो, यही बैक्टीरिया नॉर्मली लोग ड्रॉ करके दिखाते रहते हैं, ये वाले, है ना, क्योंकि ये ज्यादा फेमस है। इसी में आपने देखा होगा किसी को ड्रॉ करते हो। जो अभी मैंने प्लाज्मिड वगैरह बनाया था ना, इसी का है एक्चुअली, इसी का मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। प्लाज्मिड वगैरह जो आप क्रोमोजोम, मैंने बताया क्रोमोजोम डेवलप नहीं होता है या एक क्रोमोजोम होता है, इसी का आदमी ड्रॉ करते हैं। पिलाई वगैरह आपने नाम सुना होगा, फिमड़ी सुना होगा, फ्लैजिला सुना होगा। फ्लैजिला के माध्यम से ये मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, इसी का ड्रॉ किया जाता है। इनका ज्यादा फिगर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, पढ़ाया भी नहीं जाता है नॉर्मली। इनका ड्रॉ किया जाता है बैक्टीरिया मतलब ये है। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा, ये नाम समझ गए ना। अब मैं यूज करूंगा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। वहां पे ये नाम मैं यूज करूंगा तो क्लियर होना चाहिए कि कौन नाम मैंने कहां बताया है। ये नाम का मैं यूज करने वाला हूं कि प्रोकैरियोट्स की ओरिजिन कैसे हुई और यूकैरियोट्स की ओरिजिन कैसे हुई, ठीक है। तो पहले आपको बताता हूं कि प्रोकैरियोट्स की ओरिजिन कैसे हुई, ठीक है। देखिए प्रोकैरियोट्स की ओरिजिन, जो आपने प्रोकैरियोट्स पढ़ा है, ये सारे प्रोकैरियोट के एग्जांपल थे, आपने समझ गया। तो ये इनका ओरिजिन कैसे हुई है, प्रोकैरियोट की ओरिजिन, ठीक है, इनका उद्गम कैसे हुआ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि इनके एक पूर्वज हैं, पहले भी, इनसे भी पहले एक पूर्वज थे, इसका नाम है प्रोजीनोट। प्रोजीनोट, ये इंग्लिश में ही नाम है, हिंदी मत इससे उम्मीद कीजिएगा। यहाँ पे प्रोजीनोट, इनका इवोल्यूशन हुआ, इनमें विकास हुआ, इवोल्यूशन। एक तरीके से कोशिका भी नहीं थे एक तरीके से नॉर्मली, क्योंकि देखो प्रोकैरियोट तो वैसे भी ऐसी कोशिका है जो अभी डेवलप नहीं है, इसके न्यूक्लियस वगैरह डेवलप नहीं है, मैंने बताया था। तो ये अभी एक कोशिका बनी भी नहीं है एग्जैक्ट पूरा, बट बनने के उसमें है या बन चुकी है। अभी तक कोई इतना जानता नहीं था, बट इतना नॉलेज किसी को नहीं है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट से पहले के हैं, प्रोकैरियोट से भी पहले, सबसे पहले यही बने थे। लेकिन इनका पूर्वज ये है प्रोकैरियोट का, और प्रोकैरियोट ऐसे बन गए इवोल्यूशन होके प्रोजीनोट का, ठीक है। तो प्रोजीनोट थे, प्रोजीनोट का इवोल्यूशन हुआ और प्रोकैरियोटिक सेल यहां पे बन गया, मतलब कि मोनेरा बन गया, जो मैंने अभी आपको बताया था। क्योंकि मोनेरा में ही तो, मोनेरा का मतलब क्या है, सिंगल, सिंगल मतलब एक कोशिकीय होते हैं प्रोकैरियोट, जो कि किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट भी बोला जाता है मोनेरा को, ठीक है, क्योंकि सारे एग्जांपल इसके अंदर आते हैं। ये प्रोजीनोट से इवोल्यूशन होके बना। आपको क्या बताऊं, अभी आपको मैंने बताया नहीं है वो इवोल्यूशन वाली कहानी वगैरह, तो इसलिए आपको शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप समझ लो कि ये उस समय के हैं जिस समय अर्थ पे इतना हाई टेम्परेचर, एकदम ज्वाला की तरह उबल रही थी अर्थ, उस समय। और उसके बाद धीरे धीरे कूलिंग हुई लाइफ के लिए, बहुत सारे केमिकल्स, मीथेन थे, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर थे, ये सारी चीज थे। ये हाई टेम्परेचर में ये सूपी सी, उस समय जो टेम्परेचर जो सी का था बहुत ज्यादा था, सूपी सी बोला जाता था, इसमें ये घुले हुए थे। और इसी में इंट्रैक्शन हो के मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सारी कॉम्बिनेशन करके उस सूपी सी में, जो उस समय बहुत पहले जब अर्थ जब बन रही थी, उसके बाद अर्थ बनी, थोड़ी ठंडी हुई, बारिश हुआ, कुछ सी वगैरह बना होगा। सी कैसे बने हैं मैं आपको बताऊंगा कुछ थ्योरी, ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो वो जो सी वगैरह थोड़ा पानी नहीं बरसा, और अर्थ तो अभी गर्म ही है, तो उस सी में वो पानी उबल रहा है एकदम हल्का हल्का हल्का, सूपी सी बोला जाता था, ठीक है। और पानी के अंदर ही जीवन का उद्गम हुआ है, क्रेडल ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा सॉल्वेंट मीडियम है, सबको घुला मिला देता है चीजों को, है ना। आपने देखा नमक डालोगे तो वो केमिकल अच्छे से घुल मिल गए थे उस पानी में, सूपी सी जो है ना, अर्ली अर्थ की बात कर रहा हूं, प्राचीन अर्थ, उसमें घुल मिल गए थे। उसको इंट्रैक्शन करने का मौका दिया पानी ने, क्योंकि पानी एक अच्छा सॉल्वेंट है। और इंट्रैक्शन हुए, तो एक इंट्रैक्शन होके कैसे कैसे करके एक, वो थ्योरी अलग है, मैं उतना नहीं बताऊंगा, आपके एग्जाम में नहीं है वो बन गया एक कोशिका टाइप की चीज है। वो उसी में शुरुआत में ये बने थे प्रोजीनोट, ठीक है। केमिकल को कंबाइन हो गए उस सूपी सी में, और टेम्परेचर ज्यादा था ही, ठीक है। और सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से, अल्ट्रावायलेट रे आती थी, कॉस्मिक रे आती थी, वोल्केनोज होते थे, इनसे इनको एनर्जी मिलती थी। कोई भी रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी मिलती थी, और उससे वो केमिकल मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर वगैरह मिलके
प्रोजीनोट बना दिए केमिकल मिलके उस सूपी सी में, है ना, क्योंकि पानी में घुल मिल जाएंगे ना अच्छे से, नमक कैसे घुल जाता है वैसे, ठीक है। और इसीलिए पानी एक एक्सीलेंट मीडियम है रिएक्शन कराने का, ठीक है, क्योंकि अच्छा सॉल्वेंट है ना। प्रोजीनोट बने उस केमिकल से और उसका इवोल्यूशन हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिका बन गई। समझ आ गया ऐसा। तो प्रोजीनोट से बने हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी कि मोनेरा, जो मैंने सारा एग्जांपल दिया था मोनेरा का। शॉर्ट में बताया। इवोल्यूशन में आपको बताऊंगा ओपरिन हेल्डाने मॉडल क्या है, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी क्या है, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये मॉडर्न थ्योरी है, आपको जानना चाहिए इसमें, ठीक है। और ये जो मैंने बताया आपको कि अर्ली एटमोस्फेयर में, उस समय अर्ली अर्थ में ये सारे मिथेन वगैरह थे, सब बने थे, और उसके बाद ये मिथेन वगैरह पानी में घुल गए और वो रिएक्शन वगैरह हुई और उसके बाद ये प्रोजीनोट बना होगा, उसके बाद इवोल्यूशन करके ये आपको आया। इतना आपको ओवरऑल पता हो गया, ध्यान रखना। तो प्रोकैरियोट की पता चल गई, प्रोकैरियोट कैसे बने हैं, प्रोजीनोट से, उनका इवोल्यूशन हुआ, प्रोजीनोट का विकास हुआ और ये बन गया। अब मैं बताता हूं कि यूकैरियोट की ओरिजिन क्या है, यहां आपको बताना था। अब मैं यूज करूंगा मोनेरा का एग्जांपल, जो मैंने बताया आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सुनना ध्यान से। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। और हाँ, जितने लोग प्लाज्मिड वाली कहानी सुने हैं, अभी इतना मत समझना खत्म हो गया, मैंने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट उससे प्लाज्मिड वगैरह का, बाकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारा बताना है, वहां बायोटेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रोकैरियोट्स पढ़ना है ना, पढ़े हैं ना हम लोग, इसीलिए। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट, इसके लिए लिन मार्गुलियस, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, लिन मार्गुलियस अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये बताया है प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की ओरिजिन कैसे हुई। बहुत सारी थ्योरी हैं और, लेकिन ये सबसे मान्य है, उस थ्योरी का नाम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये है, ठीक है। ये मान्य है प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स का इवोल्यूशन के लिए, ये मान्य है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स की ओरिजिन कैसे हुई, अगर ये समझना है, लिन मार्गुलियस ने बताया था, ये सबसे ज्यादा मान्य है, और भी थ्योरी है इसके लिए। लिन मार्गुलियस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कहानी ये है, इसको मैं यहां रब करता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको तीन तरीके से समझाऊंगा मैं, एक ही चीज को अलग अलग लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, जैसे समझ में आ जाए। देखिए क्या है, एक सेल था, ठीक है। ये क्या होगा आपको बताओ, शुरुआत में कौन से होंगे, मोनेरा पहले बने प्रोकैरियोट्स में, मोनेरा में भी कौन पहले बना, आर्की बैक्टीरिया, वो प्राचीन, तब बाद में यू बैक्टीरिया, तो ये आर्किया बैक्टीरिया एक तरीके से, ठीक है। आर्किया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, आर्किया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, आर्किया। और ये कैसा है, एनएरोबिक है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन था नहीं ना उस पर्यावरण में, उस वातावरण में, एनएरोबिक बैक्टीरिया है ये, ठीक है, ऑक्सीजन था नहीं, तो ये बड़ा सा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, आर्किया बैक्टीरिया है, ठीक है। और एक एनएरोबिक बैक्टीरिया यहां पे है, ये था जो कि उस समय वायु नहीं थे ना, ऑक्सीजन नहीं था ना, तो एनएरोबिक होगा ना, अवायवीय होगी, ठीक है ना, जो ये रेस्पिरेशन करता था उसमें बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अर्ली अर्थ में बने हैं ना, बहुत पहले बना हुआ, आर्किया मतलब प्राचीन। और इसमें क्या हुआ कि एक यहाँ पे एक बैक्टीरिया है छोटा सा, ठीक है, इसका नाम है यू बैक्टीरिया। ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, समझ रहा है ना, समझ में आ रही है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है ना, डीएनए, क्रोमोसोम, इसलिए मैंने बीच में ड्रॉ किया, डेवलप नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। आपको पता है ना प्रोकैरियोट में डेवलप नहीं होते, ये एक क्रोमोसोम होता है। तो ये है यू बैक्टीरिया, आप समझ आया, आर्किया कहाँ है, पहले बने थे, ये यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है ये, ठीक है। ये क्या हुआ कि यू बैक्टीरिया अगर देखोगे तो ये दोनों आई और यू बैक्टीरिया इसके अंदर घुस गया, इसके अंदर घुस गया यू बैक्टीरिया, ठीक है, ये यू बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर घुस गया, किसके अंदर, इसके अंदर, आर्किया जो है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं है, उसके अंदर यू बैक्टीरिया घुस गया। आपको पता है यू बैक्टीरिया कहां, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, मोनेरा में मैंने बताया था सब कुछ, इसमें घुस गया। ये फिर घुसने के बाद यू बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया जो घुसा है इसके अंदर, इस कोशिका में, इस वाले में घुसने के बाद ये इवॉल्व किया, यहाँ पे विकसित हुआ, विकसित होने के बाद यहाँ पे इसने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, पता है ना, पावर हाउस सेल, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गई, कुछ ऐसा फोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया में, समझाऊंगा, चिंता नहीं करना है पूरा। ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गई,
ठीक है। अब बताओ कि ये कोशिका है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मटेरियल है, यहाँ पे ये वाली चीज जो यू बैक्टीरिया घुसी थी, यू बैक्टीरिया ही इवॉल्व करके वही विकसित होकर माइटोकॉन्ड्रिया बन गई। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन होता है, पावर हाउस जो बोलते हो माइटोकॉन्ड्रिया, ये बन गई। अब बताओ ये कौन सी कोशिका बनेगी? ये एनिमल कोशिका है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है ना, एनिमल कोशिका। ये एनिमल सेल, जंतु कोशिका बन गई, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल क्या है? यूकैरियोट ही है ना। यूकैरियोट का एग्जांपल प्लांट सेल, एनिमल सेल, दो ही तो बताया था ना। तो वही तो बता रहा हूं ना, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट। तो ये ओरिजिन में एनिमल भी एक यूकैरियोट है, उसकी ओरिजिन कैसे हुई देखिए। और प्लांट भी यूकैरियोट है, उसमें लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। तो वो क्लोरोप्लास्ट कैसा है? माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया कि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, यू बैक्टीरिया आई और ये इसमें घुसा, और घुसने के बाद यहीं पे इवॉल्व हो गया, धीरे धीरे इवॉल्व होने का माइटोकॉन्ड्रिया वही बन गया, यू बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, और ये एनिमल सेल बन गई, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। अब क्या हुआ, समय आगे बीतता गया। आपको पता है यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया मतलब एक बैक्टीरिया है, एक्चुअली ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ऑक्सीजन आ चुकी है। आर्किया के समय एनएरोबिक समय था, वो प्राचीन, ऑक्सीजन नहीं थी। अब ये समय आगे हो चुका, तब ये एरोबिक बने, तब जाके इसके अंदर घुसा इसमें, और ये जाके माइटोकॉन्ड्रिया बन गई। एरोबिक बैक्टीरिया है ये। एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना रेस्पिरेशन कर रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। वायवीय जीवाणु। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं है उस समय, ऑक्सीजन तो बाद में बनी है। और कैसे बनी है मैं आपको बताऊंगा, समय आएगी तो। और बोलो तो अभी हिंट कर देता हूं, जो मैं लिख रहा हूं ना, यही तो बनाया ऑक्सीजन। साइनोबैक्टीरिया है ना, साइनोबैक्टीरिया जो लिखा था मैंने यू बैक्टीरिया के एग्जांपल में, वही ऑक्सीजन क्रांति कराए थे, वही ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन किए थे, फोटोसिंथेटिक किए थे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किए थे, ऐसा फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन रिलीज करे, और यही ऑक्सीजन की रिवॉल्यूशन कराए थे, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, साइनोबैक्टीरिया। अब समझ में आ रही है ना, मैंने सारा मोनेरा बताया है कौन कहाँ है, आपको समझ में आ चुका है। ये यू बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया है ना, वो आ गया ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ऑक्सीजन सीकिंग एरोबिक बैक्टीरिया बोल दो या ऑक्सीजन सीकिंग, ऑक्सीजन यूज करता था ये, ऑक्सीजन बन चुका था एटमॉस्फेयर में उस समय, ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया है ये, ठीक है। और ये घुस के माइटोकॉन्ड्रिया बन गई, जो कि एनिमल सेल हो गया। ये साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी, नीलहरित शैवाल, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया की कहानी ये है कि ये भी घुस गया इसके अंदर, ये भी घुस गया। तो इसको यहां नहीं दिखाऊं, इसको यहां दिखाता हूं, ठीक है, यहां। और ये आगे आई इसके अंदर घुसा, ऐसे डायरेक्ट दिखा दो, ठीक है। ये भी घुस गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये घुस गया, तो एक घुसा था तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया बन गई। ये जब साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर घुसा, तो ये मान लो घुस के, अब इस सेल में क्या हो जाएगा, दो चीज आ गया ना। इस कोशिका में क्या आ गया, दो चीज आ गया। ये कोशिका में, इस कोशिका में दो चीज आ गया। कौन कौन सा? एक तो ये पहले से घुसा हुआ है ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया, घुसा हुआ है ना ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया, ये, ठीक है। ये ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया घुसा हुआ है, एक्चुअली कलर देख लो, ये ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया, ये न्यूक्लियस का पार्ट हो गया है ना, न्यूक्लियर मटेरियल, क्रोमोसोम। और ये बेचारा साइनोबैक्टीरिया भी घुस गया आगे आके, समय निकलता गया, साइनोबैक्टीरिया भी घुस गया। ये कलर सेम नहीं है, साइनोबैक्टीरिया भी ये घुस गया लो, ठीक है, ये वाली घुसा के दिखा दिया। तो देखो ये इवॉल्व हो गया, क्या बना था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो बन जाएगा इवॉल्व हो गए। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है ना, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। और यही वो है जो उस अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में लेके आए थे। उस अर्ली अर्थ में ऑक्सीजन का रिवॉल्यूशन, ऑक्सीजन क्रांति यही करवाए थे, यही ऑक्सीजन को रिलीज किए थे, ठीक है। तब जाकर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी थी एटमॉस्फेयर में। ये जो घुसा है, ये घुस के, अब ये क्या हो जाएगा, ये घुस के, अगर मैं मिटाऊं, ये मिटाना नहीं है, यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको। यही जो ब्लू वाला है ना, क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो ये इवॉल्व होकर क्लोरोप्लास्ट बना दिया। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है ना क्लोरोप्लास्ट में, आपको पता होगी। क्लोरोप्लास्ट किचन होता है सेल का, फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है। तो यही साइनोबैक्टीरिया घुसे और यही इवॉल्व होकर फोटोसिंथेसिस करने लगे, मतलब क्लोरोप्लास्ट बना दिए। और ये जो घुसा था वो माइटोकॉन्ड्रिया बना। तो ये दोनों, क्लोरोप्लास्ट कहां होता है, एनिमल सेल में। तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल बना, ठीक है। क्योंकि एनिमल नहीं, प्लांट सेल बोल रहा हूं, प्लांट सेल बना, पादप कोशिका, ठीक है। और ये जंतु कोशिका है। तो पादप कोशिका मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया तो होगी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट भी आ गया। कैसे, ये साइनोबैक्टीरिया घुसी, यही इवॉल्व होके बना दी
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते थे ना, ऑक्सीजन तो यही रिलीज किए उस एटमॉस्फेयर में, प्राचीन एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और ऑक्सीजन की क्रांति की है, तो ये इवॉल्व होकर बन गया क्लोरोप्लास्ट। तो ये कैसा फोटो, ये आपको पता है एनिमल सेल जिसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाले बैक्टीरिया इवॉल्व होकर बनाए थे, घुस के इवॉल्व हुए, ये एनिमल सेल बन गया। ये प्लांट सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही, साथ में क्लोरोप्लास्ट भी बन गया, साइनोबैक्टीरिया घुसी, इवॉल्व होके यहाँ पे जैसे घुसी, और ये इवॉल्व होके ये बन गया क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यहां पे तो बन गया प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल में एक खासियत क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे ये बने। ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की कैसे, ये भी यूकैरियोटिक कोशिका है ना प्लांट सेल, आपको पता है ना, एग्जांपल यही है ना, दो तो एग्जांपल ही है यूकैरियोट के, तो ये दोनों एग्जांपल मैंने समझा दिया यूकैरियोट के, तो यही तो हो गया यूकैरियोट की ओरिजिन कैसे हुई। तो ये एनिमल सेल आपने समझ लिया, ऑक्सीजन सीकिंग एरोबिक बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन का यूज करता था, क्योंकि ऑक्सीजन आ चुकी थी उस समय एटमॉस्फेयर में, और ये एक आर्किया टाइप का बैक्टीरिया है, प्राचीन है, आर्किया है, और उस समय ऑक्सीजन था नहीं, तो एनएरोबिक मैंने लिखा है, ठीक है, और यही आगे डेवलप हुआ, आगे आता गया, समय बीतता गया, ये बन गए, ये घुस गए इसके अंदर, फिर ये इवॉल्व होकर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके साथ आगे यही सेल आती गई, फिर ये घुस गए साइनोबैक्टीरिया, और ये फोटोसिंथेसिस करते थे, यही इवॉल्व होकर बना दिया क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट जिस कोशिका में रहेगी वो प्लांट सेल कहे जाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करता है ना, एनिमल तो करता नहीं है, और एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया आ गई, एनिमल सेल बन गया। ये बनाएगा एनर्जी, और क्लोरोप्लास्ट बनाता है क्या, फूड, खाना, ठीक है। तो इसको दूसरे लैंग्वेज में समझ लो आप, दूसरे लैंग्वेज में क्या है अब समझो, क्या है कि अब समझ, मैंने समझा दिया, अब मैंने बोला था दूसरे तीसरे लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखो, एक बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, एक बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, मैंने बताया था किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स बोलते हैं मोनेरा को, पहले बताया था, तो सारे प्रोकैरियोट एग्जांपल ही, एक बड़ी सी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक छोटी सी प्रोकैरियोटिक कोशिका घुस गई, ठीक है, और घुस गई तो क्या है कि ये जो बड़ी वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसको मारी नहीं, उसको रहने दी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया, है ना, दोनों मिलजुल के रहने लगे, ठीक है, ये बड़ी वाली इसको छोटी को मारी नहीं, ठीक है, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके अपना सामंजस्य बना के रहने लगे, और यही बाद में इवॉल्व होकर माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, और जो कि एक यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल बन गया। फिर क्या हुआ, समय बीतता गया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ये भी इसमें घुस गया, ठीक है, और उसको भी नहीं मारी, उसके साथ भी सामंजस्य बना के रहने लगी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया, और ये बाद में इवॉल्व होकर बन गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कि फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, ये हो गया। तो ये एनिमल सेल प्लांट सेल की ओरिजिन ऐसे होगी। और सुनो, एक बैक्टीरिया था, तीसरे वे से समझा रहा हूं, एक बैक्टीरिया था, ठीक है, उसमें एक घुसपैठिया घुस गया, और वो घुसपैठिया इसके अंदर रहने लगा, इवॉल्व होके वही बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, एनिमल सेल बन गई, क्योंकि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। फिर क्या हुआ कि एक और घुसपैठिया घुस गया इस सेल में, तो दो घुसपैठिए हो गए, एक बनाया इवॉल्व होकर माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा, और ये जो घुसपैठिया घुसा है साइनोबैक्टीरिया, ये इवॉल्व होकर बना देगा क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट जिस कोशिका में होगी ये बन जाएगी प्लांट कोशिका, क्योंकि प्लांट कोशिका क्लोरोप्लास्ट होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है अपना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गया घुसपैठियों के फॉर्म में। एक और सुनो, ठीक है, जरूरी है क्या, मुझे नहीं लगता जरूरी है, अदरवाइज मैं और भी वे से आपको बता सकता हूं, ठीक है, बट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, यूकैरियोट की ओरिजिन कैसे हुई, मतलब प्लांट से एनिमल सेल की ओरिजिन कैसे हुई। ये जो मैंने दिखाया है फिगर, ये वाला जो प्लांट सेल बनी है, इसको मैं अलग से दिखाता हूं आपको, और ये समझ में आ गया, यहां दिखाता हूं, कहां दिखाऊं, ये हो गया, ये समझ में आ चुका है ऊपर का। देखिए, ये जो मैंने दिखाया, ये बड़ी वाली कोशिका, उसमें एक घुसा ऑक्सीजन वाला सीकिंग बैक्टीरिया, और ये घुसा ब्लू वाला, जो ब्लू वाली घुसी है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है, आर्किया बैक्टीरिया जो था शुरुआत में, ठीक है, उसी में दो तो घुसे हैं ना ये, और ये दो हैं, तो क्या बनाएंगे इवॉल्व होके, देखिए इवॉल्व होके बनेगा क्या, ये इवॉल्व होके बना देगा क्या, ये इवॉल्व होके समय बीतता जाएगा, इवॉल्व होके बन जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग होती है अंदर वाली, दो मेम्ब्रेन होता है, अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डिंग होती है, अलग ऐसे अंदर करके फोल्डिंग होती है, मैं आपको समझाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया पूरा, ठीक है, जितना आपको चाहिए जानना। और ये जो ब्लू वाली है जो कि साइनोबैक्टीरिया घुसी थी, ये घुसपैठिया, और ये आगे इवॉल्व होकर क्या बन जाएगी समय के साथ, ये हो जाएगी ऐसा,
स्टैकिंग होती है। इसको क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। मैं क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ करूंगा, आपको बताऊंगा। बट राइट नाउ आपके लिए ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब बताइए कौन सा कोशिका हो गई? ये प्लांट सेल होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है ना। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है। तो ये दो घुसपैठिए घुसे उस आर्किया में, तो बन गया प्लांट सेल, जो कि यूकैरियोट का एग्जांपल है। एक घुसपैठिया यू बैक्टीरिया, यानी कि एरोबिक ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन उस समय आ चुकी थी पर्यावरण में, ये घुसा एक, ठीक है। तो एक घुसा था, तो आपको क्या बना था? माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ। वही मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया बना इवॉल्व होके, और वो एनिमल सेल का एग्जांपल हुआ। लेकिन दो दो घुसपैठिए घुस गए, वो तो घुसा ही घुसा, साथ में एक साइनोबैक्टीरिया भी घुस गया, तो वो तो बन गया इवॉल्व होकर माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व होकर बन गया क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट बना तो फोटोसिंथेसिस करने लगा, तो ये बनाता था फूड, ये देता था एनर्जी, हो गया काम कोशिका का, ठीक है। और ये एनिमल सेल में तो एनर्जी देता ही है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट है नहीं। और प्लांट सेल में क्या है? क्लोरोप्लास्ट भी है, फूड बनाता है और साथ में एनर्जी भी दे रहा है, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है वो, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट और ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे आपको समझ में आया कि, तो ऐसा बोल सकते हैं, मैं आपको कभी जब बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, तो मैं आपको यूज करूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के हैं। कैसे? सोचो सोचो, देखो ये बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, ये घुसा, यही इवॉल्व होकर माइटोकॉन्ड्रिया बना है। तो ऐसा बोल सकता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये पूर्वज है यू बैक्टीरिया, क्योंकि यही तो घुसा, यही इवॉल्व होकर माइटोकॉन्ड्रिया बना है। तो ये माइटोबैक्टीरिया किसका है? इसी बैक्टीरिया का तो इवोल्यूशन है ना, तो इसका पूर्वज है ना बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया का। सेम थिंग साइनोबैक्टीरिया घुसा, घुसने के बाद क्या हुआ? इवॉल्व होकर बनाया क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो क्या बोल सकता हूं, एक तरीके से बैक्टीरिया ही तो इवॉल्व होकर बन गया क्लोरोप्लास्ट ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट का क्या है? पूर्वज है ये। तो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है ना एक तरीके से, एक सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं, और यही प्रोकैरियोटिक कोशिका इवॉल्व होकर बने माइटोकॉन्ड्रिया इधर, ये साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व होकर बन गया क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में। तो क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है ना दोनों के प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है एक्चुअली इनका? प्रोकैरियोट से तो है, यू बैक्टीरिया से हो गया, यू बैक्टीरिया से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन, और ये साइनोबैक्टीरिया से हो गया क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन। तो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है ना दोनों के, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, इसलिए बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है। तो बताओ प्रोकैरियोट में कैसे राइबोसोम होते हैं? 70s, याद है? प्रोकैरियोट में कैसे? साइनोबैक्टीरिया, सारे प्रोकैरियोट 70s, यही इवॉल्व होकर बना है साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट। इसमें कैसे होने चाहिए राइबोसोम? 70s। इसीलिए बोला जाता है कि क्यों कैरेक्टर है 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक वाले क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि भैया साइनोबैक्टीरिया खुद प्रोकैरियोट है, उसी से तो इवॉल्व होकर बना है, इसी से तो इवॉल्व होकर बना क्लोरोप्लास्ट। तो कैसी कैरेक्टर होगी? जो 70s राइबोसोम इसके अंदर है वही होगी इसके अंदर। उसके बाद ये बैक्टीरिया 70s राइबोसोम, आपको पता है प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसके अंदर भी होगा, प्रोकैरियोट है तो ये भी इसके अंदर पाया जाएगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ऐसी बात है, क्योंकि भैया इसी साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व होकर बना है, तो यही चीज 70s राइबोसोम इसके अंदर है वही इसके अंदर होगी, और वही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए उसके अंदर होगी। इसीलिए बोला जाता है कि क्यों है इसके अंदर 70s राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, क्योंकि भैया ये बना किससे है? साइनोबैक्टीरिया से बना है क्लोरोप्लास्ट, यही उसका पूर्वज है क्लोरोप्लास्ट का, यही इवॉल्व होकर बना है। और प्लांट सेल में बोलते हो आप, ठीक है। और इसमें 70s राइबोसोम इसमें भी होगा, और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसमें भी होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट है। आपने मैंने बताया आपको प्रोकैरियोट की फीचर्स, तो ये जो है इसके अंदर भी तो होगा ना 70s राइबोसोम और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो लोग कहते हैं कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोट की कैरेक्टर क्यों है, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया में? अंदर 70s राइबोसोम है जो कि प्रोकैरियोट में मिलता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो कि प्रोकैरियोट में मिलता है। तो बोलना कि भैया ओरिजिन देखो ना कैसे हुई है, यही बैक्टीरिया तो इवॉल्व होके घुसा एक, घुस की माइटोकॉन्ड्रिया बना, और उस बैक्टीरिया के अंदर क्या है? प्रोकैरियोट है, तो 70s राइबोसोम होगा और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, तो वही तो बनेगा ना अंदर जाके, क्योंकि यही तो इवॉल्व हुआ है। तो सीधी सी बात है, इसीलिए बोला जाता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन कैसी है? प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि भैया इसी से तो इवॉल्व होकर बने हैं। तो बस हो गया, यही है यूकैरियोटिक की ओरिजिन, जो कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के नाम से जानी जाती है। और भी थ्योरी है, ये सबसे मान्य है, ठीक है, लिन मार्गुलियस की, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, मजा आया होगा, चीजों को कमेंट करके बताओ, और प्लाज्मी वाली कहानी पे अभी भोज करना मत,
प्लाज्मी वाली कहानी अभी बायोटेक्नोलॉजी में आएगी, बायोटेक में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बट राइट नाउ मैंने बताया है कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होते हैं एक मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा, ठीक है, गोल गोल से, ठीक है। उसका कैसे यूज करते हैं मैंने दिखा दिया। इंसुलिन डीएनए डालो, अंदर डालो, फिर बैक्टीरिया में इंसुलिन बना लो, ठीक है, क्योंकि वो डीएनए क्या है, इंसुलिन डीएनए, वो इंसुलिन को बनाएगा। तो ये है नॉर्मल, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा सेल का पूरा, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और ये जीव द्रव्य क्या होते हैं, और कैसे हक्सले ने क्या बोला था जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य में 70 to 90% पानी भरा होता है, तो क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, और हाइलोप्लाज्म में क्या है, सेल वॉल कहाँ होता है, ये सारा ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मूव करते जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हम लोग को अलग से पढ़ना है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है अलग से भी। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन कराता है, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ सेल बोलते हैं, जिसको खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। ओरिजिन आप समझ चुके हो, ठीक है। अभी नहीं समझोगे तो बता देना, अभी 2-3 तरीका और है समझाने के लिए, मैं मानूंगा नहीं, मैं 3 तरीका समझा दिया। घुसपैठिया वाला कहानी समझ गए, एक घुसा माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, दो घुस गए तो क्लोरोप्लास्ट बन गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लोरोप्लास्ट बन गया, ठीक है। तो वो आप समझ चुके हो घुसपैठियों की कहानी से, और नॉर्मली भी मैंने समझा दिया। शुरुआत हुई थी आर्किया से, जो कि प्राचीन बैक्टीरिया है, उसी में सब घुसते गए। एक बहुत बड़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका भी बोल सकते हो, उसके अंदर एक घुसा ऑक्सीजन सीकिंग एरोबिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजन सीकिंग एरोबिक बैक्टीरिया मतलब कि एरोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वायु में ऑक्सीजन आ चुकी थी उस समय, ठीक है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया वगैरह भी आ चुके थे उस समय, डेवलप हो चुके थे। यही ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किए थे, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज किए, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, सांद्रण एटमॉस्फेयर में बढ़ा, वातावरण में बढ़ा था, ठीक है। ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन बोली जाती है, क्रांति किए थे साइनोबैक्टीरिया। और ब्लू ग्रीन अलगी क्यों बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको, सिंपल है, वो नॉमेनक्लेचर की गई थी उसको। और जाहिर सी बात है कि साइनोबैक्टीरिया शैवाल, अलगी और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी है, एक तरीके से सीधी सी बात है, शैवाल और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी है, दोनों में फीचर्स उसको मिलते हैं, बैक्टीरिया वाले भी, अलगी वाले भी, शैवाल वाले भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूं, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करो और कमेंट करके बताना कैसा अच्छा लगा, समझ में आई है चीजें, कि और एग्जांपल दूं, ठीक है ना। मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी, इससे सिंप्लीफाइड वे क्या बताऊं आपको, और भी है, अब कहानी और भी दूसरी बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम बर्बाद क्यों करूं, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूं, थैंक यू, कमेंट करिए जरूर और लाइक कीजिए, और मुझे तब समझ में आएगी आपको समझ में आई है चीजें, ठीक है। अदरवाइज मैं 50 प्रकार से और भी बता सकता हूं, बट कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू।